आज के इस वीडियो में हम लेसन प्लानिंग को सीखेंगे। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि लेसन प्लानिंग होती क्या है। देखिए, जब भी कोई टीचर अपनी क्लासरूम के अंदर कोई टॉपिक को पढ़ाने जाता है तो उसको पढ़ाने से पहले टीचर ये डिसाइड करता है कि किस मेथड का वो प्रयोग करेगा, कौन सा कंटेंट वो पढ़ाएगा, कैसे पढ़ाएगा और किन किन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उस कंटेंट को वो क्लास में एग्जीक्यूट करने जा रहा है। तो बहुत सारे स्टैंडर्ड्स को लेकर के हम एक प्लानिंग करते हैं और उस प्लानिंग के बेसिस पे ही हम क्लासरूम के अंदर फिर जा कर के जो भी हमने एक्टिविटी करनी होती है वो हम करते हैं। लेसन प्लान का आरंभ हम जो ब्लैक बोर्ड फिलिंग्स होती हैं उससे करते हैं। आप इस स्लाइड में देख रहे होंगे कि डेट, सब्जेक्ट, सब सब्जेक्ट, क्लास, पीरियड, टाइम, टॉपिक नेम एंड स्कूल नेम यहाँ पर लिखा हुआ है। और ये ब्लैक बोर्ड फिलिंग का जो पैटर्न है वो चेंज होता रहता है। आप इसको जैसा हमारे इस स्लाइड में दिख रहा है ऐसा ही लिखें, ज़रूरी नहीं है। ठीक है। मोस्ट ऑफ ऑल हम सब्जेक्ट एंड टॉपिक बोर्ड के हमेशा बीचों बीच लिखते हैं। ये पैटर्न हमारा वेरी करता है क्लास टू क्लास, या फिर कह सकते हैं कि स्कूल टू स्कूल। इसमें कोई रिजिडिटी नहीं होती है। राइट। ब्लैक बोर्ड फिलिंग के बाद देन जो फर्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव होता है वो है बच्चों के विषयगत जो सामान्य उद्देश्य हैं उनको समझना और उनकी पूर्ति के लिए या बच्चों में उनकी प्राप्ति के लिए जो भी हम क्रियाएं कर सकते हैं वो क्रियाएं करना। ये जो सामान्य उद्देश्य होते हैं इनको हम शिक्षण उद्देश्य भी कहते हैं। और जो शिक्षण उद्देश्य हैं वो किसी विषय के थ्रू आउट द स्टडी सेम रहते हैं। अर्थात अगर विज्ञान के कुछ सामान्य उद्देश्य जो कक्षा 3 में है वही सामान्य उद्देश्य बीएससी, एमएससी या पीएचडी लेवल में भी बच्चे के रहेंगे। जैसे टू डेवलप इमेजिनेशन पावर, कंसिडरेशन पावर एंड अदर मेंटल एबिलिटीज अमंग द स्टूडेंट। बच्चों में इमेजिनेशन पावर यानी कि कल्पना क्षमता का विकास करना। बच्चे विज्ञान पढ़ने पर कुछ कल्पनाएं करना शुरू करते हैं, हाइपोथेसिस बनाते हैं, उन हाइपोथेसिस के बेसिस पे वो कुछ नई इन्वेंशंस करते हैं। ये सब कुछ आप लोग जानते ही हैं। ठीक है। तो इस तरह से जो जनरल ऑब्जेक्टिव्स हैं साइंस के वो हर क्लास में एज इट इज़ रहेंगे, चाहे वो क्लास आपकी थर्ड हो, फोर्थ हो, फिफ्थ हो या कोई सी भी क्लास हो। ऐसे ही किसी भी कंटेंट को आप पढ़ा रहे हैं विज्ञान में तो जनरल उद्देश्य कभी बदलते नहीं हैं, ये हमेशा एक जैसे रहते हैं। इसके बाद स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होते हैं जिनको हम हिंदी में विशिष्ट उद्देश्य या प्राप्य उद्देश्य भी कहते हैं। प्राप्य उद्देश्य नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि जिनको हम प्राप्त कर सकते हैं। जो आपने सामान्य उद्देश्य अभी देखे, सामान्य उद्देश्य प्राप्त करने का प्रयास अवश्य शिक्षक करता है लेकिन 100% वो प्राप्त नहीं हो पाते हैं। ठीक है ना। जबकि विशेष उद्देश्य जो हैं उनकी विशिष्टता ही यही है कि वो किसी एक प्रकरण विशेष से संबंधित होते हैं और शिक्षक प्रयास करता है कि 100% वो अपने क्लासरूम में इनको प्राप्त कर सके या अचीव कर सके। राइट। तो ये विशेष उद्देश्य क्या होते हैं, इसके लिए ब्लूम टैक्सोनॉमी आपने अपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ी होगी। अगर नहीं पढ़ी होगी तो हमारे इस यूट्यूब चैनल में एक मैंने वीडियो बनाया है, आप उसको देख सकते हैं। तो ब्लूम ने जब शिक्षण उद्देश्यों का वर्गीकरण किया तो उसमें सबसे पहले उन्होंने 3 डोमेन बनाए थे। पहला डोमेन था नॉलेज या कॉग्निशन, दूसरा डोमेन था साइकोमोटर एंड देन आपका जो लास्ट डोमेन था वो था अफेक्टिव। ठीक है। जिनमें से जब हम क्लासरूम में जाते हैं तो हमारा पूरा फोकस रहता है आपका कॉग्निटिव डोमेन पर। तो यहाँ पर जो भी हम लेसन प्लानिंग करेंगे उसमें हम हमेशा कॉग्निटिव डोमेन के जो सब डोमेन्स होते हैं वो लिखेंगे। सब डोमेन्स क्या क्या हैं देखिए, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन एंड स्किल। अब जो भी टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं उस टॉपिक में नॉलेज लेवल का जो ऑब्जेक्टिव है वो कैसे अचीव हो रहा है। स्टूडेंट विल नो हाउ टू प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस अकर। बच्चा यह जानेगा कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया कैसे होती है। कैसे होती है मतलब जो प्रक्रिया आपका यूनिवर्सल है या कहीं की सार्वभौमिक है वो किताब में लिखी हुई है, बच्चा उसको पढ़ के रट भी सकता है, समझेगा ये ज़रूरी नहीं है। तो नॉलेज की खासियत ये होती है कि यहाँ पर जो
भी बच्चा ज्ञान प्राप्त करता है वो उसकी मेमोरी लेवल में जाता है, उसके स्मृति स्तर पर जाता है। और स्मृति स्तर का जो ज्ञान है वो बच्चे के अंदर बोध उत्पन्न करे ये आवश्यक नहीं है। जैसे अगर आप किसी बच्चे से बोलते हैं कि भारत की राजधानी क्या है, तो उसका आंसर रहेगा दिल्ली। अब वो दिल्ली उसने देखा है या नहीं देखा है इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसने वो प्रश्न का उत्तर रटा हुआ है। तो ऐसे ही नॉलेज लेवल का जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने में हम सिर्फ जो हम प्रकरण पढ़ा रहे हैं, टॉपिक पढ़ा रहे हैं, उसको बच्चे की स्मृति स्तर तक पहुंचाते हैं। इसके पश्चात अंडरस्टैंडिंग लेवल के ऑब्जेक्टिव में हम बच्चों में बोध उत्पन्न करते हैं, समझ का विकास करते हैं। स्टूडेंट विल बी एबल टू एक्सप्लेन हाउ फोटोसिंथेसिस अकर। अब बच्चा अपने उदाहरणों के माध्यम से ये समझाने में सक्षम हो पाएगा कि ये जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया है वो होती कैसे है। अगर बच्चे के अंदर ये समझ उत्पन्न हो जाएगी तो उसका फिर प्रयोग करेगा वो अपने दैनिक जीवन में, और इस प्रकार से वो एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाएगा। तो स्टूडेंट विल बी एबल टू कंस्ट्रक्ट द रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब जो बच्चा है वो स्वयं से फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन होती है उसको सिंबल्स की फॉर्म में प्रेजेंट कर पाएगा, समझा पाएगा। ठीक है। देन आफ्टर स्किल लेवल है। स्किल को हम हाई लेवल थिंकिंग भी कहते हैं, HOT के अंदर भी आता है। वर्तमान समय में आप बहुत सारी NCERT की किताबें अगर पढ़ते होंगे तो वहाँ पर आपको HOT मीन्स हाई ऑर्डर थिंकिंग लिखा रहता है। स्किल लेवल अचीव करना बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन प्रयास ये रहता है शिक्षक का कि अबव एवरेज जो स्टूडेंट्स हैं उनमें वो स्किल्स डेवलप करे, और जो बिलो एवरेज लेवल है उनमें भी कंपैरेटिवली जो स्किल लेवल है उसको डेवलप करने का कोशिश कर सकते हैं। स्टूडेंट विल बी एबल टू जनरलाइज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब बच्चा यहाँ पर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को जनरलाइज करने का प्रयास करेगा, यानी कि अपने वातावरण में उसको कहाँ कहाँ पर वो कैसे कैसे होती है, किस किस पेड़ पौधे में अलग अलग रूप से हो रही है, इसको समझने का वो प्रयास कर लेता है। उसका प्रयोग वो अपने दैनिक जीवन में पौधों को लगा करके पौधों को सही ग्रोथ देने में करता है। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव लिखने के बाद अब शिक्षक सबसे पहले तो ये लिखता है कि कौन कौन से वो मटेरियल एड्स यूज़ करेगा, जैसे कि चौक है, ब्लैक बोर्ड है, किताबें हैं, या कोई भी टेलम वो यूज़ कर रहा है एंड ऑल। उसके बाद आता है आपका प्रीवियस नॉलेज। अब ये प्रीवियस नॉलेज जो है ये आपको शिक्षण करने में सहायता प्रदान करता है, क्योंकि आप जब फोटोसिंथेसिस पढ़ाने जा रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए बच्चे को इससे पहले क्या क्या ज्ञान है, ताकि उसके उस ज्ञान का आप अपने इस शिक्षण में प्रयोग कर सकें, उसको यूज़ कर सकें, और तब आगे आप बढ़ सकें। स्टूडेंट्स नो व्हाट इज फोटोसिंथेसिस एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। बच्चे आरंभ से ही जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस है क्या और उसके प्रोसेस में किस किस ऑब्जेक्ट की या किस किस कंपोनेंट की आवश्यकता पड़ती है। आज बच्चे इससे आगे इस क्रिया के होने की जो मेन प्रोसेस है उसको जानेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप प्रीवियस नॉलेज को यहाँ पर लिखते हैं। अगर आप बच्चे को ह्यूमन बॉडी में हार्ट की फंक्शनिंग पढ़ा रहे हैं तो फिर उस केस में आपका जो प्रीवियस नॉलेज रहेगा वो रहेगा स्टूडेंट नो व्हाट इज हार्ट, ठीक है, एंड व्हाट इज इंटरनल ऑर्गन। तो बच्चे इंटरनल ऑर्गन क्या है या फिर जो हार्ट स्पेशली जो पढ़ा रहे हैं आप वो क्या है जानते हैं, लेकिन अब ये जानेंगे कि उसका फंक्शन क्या होता है। तो इस तरह से जो कि आप पढ़ा रहे हैं उससे संबंधित जो बच्चे को ज्ञान है वो आप पहले से लिखते हैं या अपने मस्तिष्क में समझ के रखते हैं कि इस टॉपिक से संबंधित ये चीज़ें इसको आती है, अब मैं इनकी सहायता से आगे बढ़ूंगा। अब प्रीवियस नॉलेज पर बेस्ड आप कुछ क्वेश्चंस करते हैं, इनको हम इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस कहते हैं। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन करना ज़रूरी नहीं होता है किसी भी लेसन प्लान में। इंट्रोडक्शन स्किल में आप बहुत सारे और भी डिवाइसेस होती हैं उनका यूज़ कर सकते हैं, जैसे स्टोरी टेलिंग होती है, डिस्कशन होता है, जनरल प्ले मेथड होता है, बहुत सारी चीज़ें आपकी हैं, बहुत सारी डिवाइसेस हैं, उनका यूज़ करके आप आगे टॉपिक को अपने बढ़ा सकते हैं। बट हम लोगों के पास एक जो बेस्ट
डिवाइस है जिसके लिए हमको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, ज़्यादा एक्सपेंसेस नहीं करने पड़ते हैं, वो है क्वेश्चन आंसर। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन आंसर के माध्यम से बच्चों का जो लिंक होता है प्रीवियस नॉलेज का, उसको न्यू लिंक से जोड़ने का प्रयास करते हैं। नेम द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स सिंथेसाइज देयर फूड। उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिससे जो पौधे होते हैं वो अपना जो भोजन है उसको बनाते हैं या प्राप्त करते हैं। तो बच्चा आंसर देता है फोटोसिंथेसिस। अब व्हाट आर द रिक्वायरमेंट ऑफ फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब जो फोटोसिंथेसिस बच्चे ने आंसर दिया है, अब आप उसी से संबंधित एक प्रश्न पूछते हैं और आप पूछते हैं कि इस फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के लिए क्या क्या आवश्यकताएं होती हैं, और बच्चा उसके प्रत्युत्तर में जो जो आवश्यकताएं होती हैं वो बताता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल एटसेट्रा। इसके बाद अब इन आंसर में से किसी एक को लेकर के आप फिर प्रश्न पूछते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने क्लोरोफिल के संबंध में प्रश्न पूछा है, तो व्हाट इज क्लोरोफिल। हम सिर्फ ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि जो बच्चा बोल रहा है क्या वास्तव में उसको पता भी है या उसने सिर्फ वो रटा हुआ है। तो हमने क्लोरोफिल पूछा, बच्चे ने बताया कि क्लोरोफिल इज द ग्रीन पिगमेंट फाउंड इन लीव्स। ठीक है, अब हम ये पूछ रहे हैं कि अगर क्लोरोफिल क्या है ये आप जानते हैं तो अब ये बताइए कि क्लोरोफिल करता क्या है। ठीक है, अब यहाँ पर हम ये प्रश्न भी पूछ सकते थे, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रीन पिगमेंट, राइट। तो वो आप पर डिपेंड करता है कि प्रश्न आप कैसे बनाते हैं। प्रश्न में लचीलापन होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वो शिक्षक अपने अनुसार जैसा चाहे बना सकता है, बट प्रश्नों का प्रकार ऐसा होना चाहिए कि बच्चा एक तो लिंक से हटे ना, कनेक्टेड रहे, और दूसरी बात यह है कि जो उत्तर है उसके वो उसको हिंट की फॉर्म में मिलते रहें। क्लोरोफिल ट्रैप्स द एनर्जी फ्रॉम सनलाइट एंड सिंथेसाइज फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चे ने क्लोरोफिल की जो भी कार्य होते हैं वो एक्सप्लेन कर दिए। अब इसके बाद आपने एक और प्रश्न पूछा, व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में क्या क्या होता है एक्चुअली। ठीक है, जो भी कंपोनेंट इसमें यूज होते हैं, जो जो रिक्वायरमेंट्स इसकी होती हैं वो आपस में कैसे कनेक्टेड होती हैं, क्या क्या करती हैं, ये आपने प्रश्न जब पूछा तो अब बच्चे को तो पता नहीं है कि ये होता क्या है, प्रक्रिया कैसे होती है इसकी, तो बच्चा आपको प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएगा और कोशिश करेगा लेकिन उत्तर देने की, बट वो उत्तर आपका सटीक नहीं होगा, एक्यूरेट नहीं होगा। ठीक है, भिन्न भिन्न उत्तर आपको मिलते रहेंगे जो कि पूर्ण रूप से सही नहीं होंगे, और हो सकता है कि कोई बच्चा जो पहले से पढ़ के आया हुआ है जो आप पढ़ाने वाले तो सही उत्तर दे भी दे। तो उसके बाद आपने टॉपिक में आगे बढ़ना है, और टॉपिक में आगे बढ़ने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो किस विधि से आप टॉपिक को एग्जीक्यूट कर रहे हैं उसका आप चयन करेंगे। ठीक है, देन आफ्टर आप ये टेबल बना सकते हैं। देखिए मैं फिर कह रहा हूँ कि ये स्थायी नहीं होती हैं, ये आप अपने अपने जो भी आपके इंस्ट्रक्टर्स आपको बताते हैं उसके अकॉर्डिंग आप टेबल को चेंज कर सकते हो, राइट। फिलहाल जो ये टेबल है ये हमारे सारे ही बीएड कॉलेजेस में चलती है, तो इसी टेबल के माध्यम से आपको लेसन प्लान बताया जा रहा है। इस टेबल में देखिए करीबन 7 आपके कंपोनेंट्स हैं या 7 आपके टेबल्स वो कॉलम्स बने हैं। पहला है टीचिंग पॉइंट, कि आप जो पढ़ाने जा रहे हैं उसका नाम यहाँ पर आप लिखेंगे। फिर है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, यानी कि निर्देशात्मक उद्देश्य, वही शिक्षण उद्देश्य, कि जो आप पढ़ाने जा रहे हैं उसको पढ़ाने का उद्देश्य क्या है आपका, और बच्चे उसे पढ़ने के बाद क्या क्या कर सकेंगे। तो हम पढ़ाने जा रहे हैं फोटोसिंथेसिस और इसका उद्देश्य है, या इसके बाद बच्चे क्या कर सकेंगे, स्टूडेंट विल बी एबल टू नो द डिटेल्स ऑफ प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। बच्चे फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है उसका डिटेल को जान सकेंगे या बता सकेंगे। ठीक है, पीपल टीचर्स एक्टिविटी। पीपल टीचर एक्टिविटी में आप जो भी एक्टिविटी करने जा रहे हैं उसको आप यहाँ पर लिखेंगे, मेंशन करेंगे, एंड आपकी उस एक्टिविटी के अगेंस्ट जो बच्चों का रिस्पांस आ सकता है संभावित, उसको आप यहाँ लिख सकते हैं। जैसे कि आपने एक क्वेश्चन पूछा और बच्चे ने उस क्वेश्चन का बच्चा क्या आंसर दे सकता है। देखिए ये रिस्पॉन्सेज संभावित होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप क्लास में पढ़ा रहे हैं तो यही उत्तर आ जाए। तो आपने कोशिश करनी है, अगर ये उत्तर नहीं आता है तो आप प्रोबिंग करेंगे, आप बच्चों को हिंट देंगे और आप बच्चों से वही उत्तर लेकर के आने का प्रयास करेंगे जो आपने लिखा हुआ है। ठीक है, ताकि आपका जो प्लान है वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट करे। अदरवाइज अगर आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं उसका उत्तर नहीं आ रहा है तो आप अपने इस प्लान से भटक जाएंगे और आपकी जो टीचिंग है वो प्लान्ड ना होकर के अनप्लान्ड हो जाएगी और उसके परिणाम बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं।
मेथड कौन सा यूज़ कर रहे हैं हम, अभी तो फिलहाल हम क्वेश्चन आंसर पूछ रहे हैं तो ये क्वेश्चन आंसर मेथड कहलाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट होता है आपका कॉलम टीचिंग लर्निंग एड ब्लैक बोर्ड वर्क का। अगर आप कोई टीचिंग लर्निंग एड का प्रयोग कर रहे हैं तो यहाँ पर आप उसका मिनिएचर लगा सकते हैं, या फिर आप ब्लैक बोर्ड में कुछ लिख रहे थे उसको यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं। एवेल्युएशन, किसी भी टीचिंग पॉइंट के ख़त्म होने के बाद, कंप्लीट होने के बाद आप एक क्षैतिज मूल्यांकन करते हैं, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल एवेल्यूएशन बोल सकते हैं उसको हम अंग्रेजी में, कि टॉपिक खत्म हुआ है तो बच्चे ने, आपने डिसाइड किया था कि स्टूडेंट विल बी एबल टू नो डिटेल्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब आप पूछ लीजिए कि हाउ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस अकर, ठीक है। अब बच्चा वहाँ पर आपको बताएगा, अगर बताने में सक्षम होता है तो इट मीन्स कि उसने, आपने जो भी कुछ पढ़ाया है उसने अच्छे से सीखा है। इसके पश्चात हम आगे बढ़ते हैं। तो आप देख रहे हैं ये हमारा प्रोसेस वही चल रहा है। आप इस लेसन प्लान को देख करके, पॉज करके समझ सकते हैं कि लेसन प्लान कैसे बना हुआ है। हर एक चीज़ को बार बार मैं डिक्टेट यहाँ पर नहीं कर सकता हूँ, अदरवाइज हमारा टाइम जो है अननेसेसरी आपका बढ़ेगा, ठीक है। या आप लेसन प्लान की स्क्रीनशॉट ले करके, पॉज करके आप इजीली इसको समझ सकते हैं। सारे ही कॉलम एज इट इज़ हैं, बस उनमें कंटेंट क्या है वो आपका चेंज होता जा रहा है। देखिए ये हमने टॉपिक के खत्म होने के बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा है, राइट द इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब बच्चे हम एक इक्वेशन लिखने के लिए कह रहे हैं जिससे कि फोटोसिंथेसिस को हम समझा सकें, ठीक है। तो ये हमने प्रश्न पूछ लिए हैं बच्चे से। इसके बाद ये टॉपिक खत्म होने के पश्चात जब आपका ये लेसन प्लान पूरा ओवर हो जाएगा, आप इनका स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिएगा, ठीक है। जब ये लेसन प्लान कंप्लीट हो जाएगा देन उसके बाद आप फाइनली कुछ होमवर्क देंगे बच्चे को और कुछ उससे रिकैपिटुलेशन क्वेश्चंस पूछेंगे, पुनरावृत्ति प्रश्न पूछेंगे। अब देखिए आप यहाँ पर देख रहे हैं कि रिकैपिटुलेशन क्वेश्चंस हैं, यानी पुनरावृत्ति प्रश्न जो हैं, ये प्रश्न हमेशा जो आपने उद्देश्य बनाए हैं आरंभ में, ठीक है। अभी आपको जब मैंने ये लेसन प्लान स्टार्ट किया था पढ़ाना तो वहाँ पर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स आपने देखे थे। तो 4 स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव जो बने थे उन्हीं से संबंधित 4 प्रश्न बनेंगे जो ये क्लियर करेंगे कि बच्चों में कौन कौन से ऑब्जेक्टिव अचीव हम करा पाए हैं। वाई आर सम लीव्स रेड और ब्राउन इन कलर, ठीक है। हाउ इज ऑक्सीजन प्रोड्यूस, गिव अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्रोटीन, वाई डू फार्मर ऐड फर्टिलाइजर टू द सॉइल, ठीक है। फिर हम क्या कर रहे हैं बच्चे से, जो प्रश्न पूछ रहे हैं उद्देश्यों पर आधारित ये प्रश्न हैं। इन प्रश्नों का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है, ये प्रश्न हम क्यों पूछते हैं, उसका यह कारण है कि हमने जो उद्देश्य निर्धारित किए हैं उन उद्देश्यों का कितना प्रतिशत बच्चे प्राप्त कर पाए हैं। प्रयास हमारा होता है कि 100% बच्चे प्राप्त कर पाए, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाता है। यदि प्रतिशत अच्छा है, मतलब कि 70 से 100% के बीच में बच्चे ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाए हैं, तो हमारा जो टीचिंग है हम ये मानते हैं कि वो सफलतापूर्वक हो चुका है। अगर 50% से कम ऑब्जेक्टिव्स अचीव हुए हैं तो हमको फिर दोबारा से टीचिंग करना चाहिए या रेमेडियल टीचिंग के लिए तैयार रहना चाहिए। फिर इसके बाद हम फाइनली बच्चों को होमवर्क देते हैं, ठीक है। और देखिए ब्लैक बोर्ड वर्क में जो जो हमने क्वेश्चन लिखे थे वो प्रेजेंट कर दिए हैं, ठीक है। तो होमवर्क हम देंगे बच्चे को और ये होमवर्क बच्चा घर से करके लाएगा। होमवर्क का क्या ऑब्जेक्टिव होता है, क्यों हम होमवर्क देते हैं, ये सारा कुछ आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होता है, राइट। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा लेसन प्लान। और इसके बाद अभी हम हर विषय का एक एक लेसन प्लान अपने इस यूट्यूब चैनल में डालेंगे, तो आप जब भी वो लेसन प्लान आता है उसको देख करके आप अपना जो नॉलेज है उसको बढ़ा सकते हैं और लेसन प्लानिंग कैसे होती है सीख सकते हैं। धन्यवाद।